नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि की बात और आज का हमारा विषय है हाईकोर्ट ने आखिरकार चार धाम के लिए इजाजत दे दी, लेकिन कुछ राइडर्स के साथ, कुछ शर्तों के साथ। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, यानी जो एसओपी राज्य सरकार जारी करेगी, उसका अक्षरक्ष पालन किया जाएगा। और सरकार ने जो राइडर्स की मैं बात कर रहा हूं, कुछ शर्तें जो लगाई है उसमें, यानी कितने लोग, चाहे वो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, यहां पर दर्शन के लिए प्रतिदिन जा सकेंगे, उसके लिए कैप कर दिया है, यानी यात्रियों की संख्या तय कर दी है। मसलन मैं अगर आपको बताऊं, केदारनाथ 800 यात्री, बद्रीनाथ 1200 यात्री, गंगोत्री 600 यात्री और यमुनोत्री में 400 यात्री प्रतिदिन पूजा अर्चना के लिए जा सकते हैं, यानी यह हाईकोर्ट ने कहा है। अब ये मांग बड़े लंबे समय से हो रही थी और वो भी इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड में एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और कम से कम 4 डिस्ट्रिक्ट तो सीधे तौर पे इससे प्रभावित होते हैं, वहां के रहने वाले लोग, जिसमें आपका चमोली है, आपका उत्तरकाशी है, आपका रुद्रप्रयाग है, आपका पौड़ी है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट और टिहरी है, क्योंकि इस मार्ग से भी लोग यमुनोत्री गंगोत्री जाते हैं, तो इसके लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण था। सरकार के लिए वाकई एक चैलेंजिंग काम था, क्योंकि हाईकोर्ट को एक तरह से कन्विंस करना था, क्योंकि एक भारी दबाव ना सिर्फ लोगों का था बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज का भी राज्य सरकार के ऊपर भारी दबाव था कि किसी भी तरह चारधाम यात्रा खोली जाए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। 2 साल से हम चारधाम यात्रा नहीं चला पा रहे हैं कोविड के चलते, और जब तीसरे वेव की हम बात करें तो ऐसे में हाईकोर्ट ने इजाजत दी है कुछ राइडर्स के साथ। और अब चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी जैसे ही सरकार अपनी नई एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गाइडलाइन जारी करेगी। अब सवाल यह उठता है कि यह बहुत आसान था सरकार के लिए कहना कि साहब हम तो चाहते हैं कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने 28 जून को जो कुछ भी हाईकोर्ट में हुआ, मैं उसे ऐतिहासिक भी कहूंगा और सबक सीखने वाला भी कहूंगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिन बातों को लेकर नाराजगी जताई या जो हाईकोर्ट के सामने जो फैक्ट्स या जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसको लेकर नाराजगी जताई, वो कहीं ना कहीं हमारी कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा करती है। लेकिन मुझे यह कहना है कि कम से कम इसके बाद थोड़ा राहत जरूर मिलेगी, खासकर उन लोगों को जिनकी आजीविका चारधाम यात्रा पे चलती है, चाहे वो टैक्सी से जुड़े लोग हैं, चाहे वो होटल से जुड़े लोग हैं, चाहे वो ढाबे चलाते हों, चाहे वो घोड़े खच्चर चलाते हों, चाहे वो पालकी ले जाते हों, या चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे मंदिर में पूजा पाठ से जुड़े लोग हों। उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। और मैं चाहूंगा हमारे दर्शक इस चर्चा पे जुड़े, क्योंकि ये हमने ओपन रखी है, चर्चा को हमने ओपन रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के जो संदेश हैं या आप लोगों के सवाल जो हैं वो हम तक पहुंच सके, इसलिए इस पूरी बातचीत को हमने ओपन रखा है। मैं इससे पहले आपको 28 तारीख को मैं चाहता हूं कि हर उत्तराखंडी को जरूर पता लगना चाहिए कि हाईकोर्ट में आखिर क्या हुआ था और कहां हमसे गलती हुई थी। वो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि हमें अगली बार ये गलती नहीं दोहरानी है, क्योंकि हमारी तैयारियों की कमियों के चलते हाईकोर्ट बहुत सख्त हुआ था, बहुत नाराज हुआ था। एक दौर पे तो ये तक सरकार ने कहा था कि वो चाहता है कि राज्य सरकार उसके प्रति ऑनेस्ट रहे। ये तक टिप्पणी राज्य सरकार के ऊपर उस दिन हाई कोर्ट ने की थी। अभी तक जो रूल्स हैं वो ओवरऑल यही रूल्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको या तो आप वैक्सीनेटेड हो, आपको कोविड टेस्ट कराना होगा, और उसके बाद लिमिट है कि कितने लोग प्रतिदिन वहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में दर्शन कर सकते हैं, जो 4 हमारे श्राइन्स हैं। काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नितेश सिंह देवलिया जी, तनुज आर्या जी, तनुज जी, दर्शन टमटा जी, हमारे रोजाना के जो हमारे दर्शक हैं। मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, क्योंकि आप जैसे दर्शक हमारी ताकत हैं, जो हमारे लिए रियल एम्बेसडर हैं चेंज के। आप लोग जुड़ते हैं, हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी ताकत बढ़ती है, और आप लोगों के जो महत्वपूर्ण विचार आते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे हमारी समझ और बढ़ती है। किशोर सिंह जी, रायपाल रावत जी, रघु नेगी जी, गंगा सिंह बोरा जी,
हिमालय योगी यमुनोत्री धाम से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारिका डबराल जी। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि चार धाम को लेकर हाईकोर्ट ने यह इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। आगे मैं आप लोगों के सुझाव और आप लोगों के सवाल लूं 28 तारीख की बात मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को पता रहे कि 28 तारीख को आखिर हुआ क्या था। और यह घटनाक्रम भी उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही दिलचस्प है, और वो इसलिए है, अक्षरक्ष बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप लोगों को यह पता लगे कि हाईकोर्ट ने उस दिन कहा था, हाईकोर्ट ने जो एफिडेविट फाइल किया गया था, यानी राज्य सरकार से जो तैयारियों को लेकर एफिडेविट मांगा था, उसको लेकर जो अलग अलग बदलाव किए गए थे उस पर नाराजगी दिखाई गई थी। उन्होंने कहा था कि आपने केदारनाथ में आपने 3 महीने का डेटा दिया है, तो आगे जो जज साहब की बेंच है उनकी ओर से कहा गया कि कितने लोग विजिट करेंगे इन श्राइन्स को, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप डेटा किस चालाकी से इस बेंच के सामने रख रहे हैं वो आपकी नीयत पे सवाल उठाता है। आगे वो कहते हैं कि साहब आप जो एसओपी हमें दिखा रहे हैं, ऐसी ही एसओपी आपने कुंभ मेले में भी जारी की थी और सरकार ने भी इसमें हामी भरी, बोले हाँ साहब ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसी एसओपी हमने कुंभ मेले में भी कार्य दी थी। फिर उन्होंने कहा स्पिटिंग आप कैसे रोकेंगे, जरा मुझे बताइए कि आप जो लोग पीक कर देते हैं, थूक देते हैं, उसको आप कैसे रोकेंगे, कोई आपके पास इस तरह की व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा कि साहब आप कॉम्प्लायंस कैसे करेंगे, जो एसओपी यानी जो नियम शर्तें आप लगा रहे हैं कि यात्री जो चार धाम के दर्शन के लिए आएंगे उसका कॉम्प्लायंस कैसे आप करेंगे। तो हाई कोर्ट ने यहां पर बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने लिखा था कि इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स एंड एफिडेविट आर बीइंग फाइल्ड, यानी जो रिपोर्ट्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं और एफिडेविट भी इनकम्प्लीट है। आप कोर्ट के साथ ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना बंद करिए। कितनी महत्वपूर्ण, कितनी कड़ी टिप्पणी की थी कि आप कोर्ट के साथ ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना बंद करें। उन्होंने कहा जब हम पूरी रात बैठकर अपनी फाइल्स पढ़ सकते हैं तो एडवोकेट जनरल के यहां ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है। और तो इसमें सरकार की ओर से कहा गया साहब हमारे पास हेलीपैड्स हैं, मेडिकल इवैक्यूएशंस हम कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं हम उनकी तारीफ करना चाहेंगे, कम से कम उन्होंने ईमानदारी से यह बताया कि रुद्रप्रयाग में जो 8 वेंटिलेटर्स हैं उनमें से 6 काम नहीं कर रहे हैं। कम से कम उन्होंने इतनी ईमानदारी तो कोर्ट के साथ बरती है, और ऐसी ईमानदारी हम आपसे भी चाहते हैं कि आप कोर्ट के सामने लेकर आएं। और तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर तीसरी वेव आती है और बड़े पैमाने पे कोविड केसेस आते हैं, उसकी वजह से डेथ होगी, तो क्या आप उन परिवारों को कॉम्पनसेट करेंगे? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सरकार ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि साहब आप लाइव दर्शन करा दीजिए, क्योंकि हम लोगों की जान से ज्यादा आस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते, हमारे लिए लोगों की जान इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कई सारी, जिसको अंग्रेजी में उन्होंने बोला था दैट रिलीजियस फेथ कैन नॉट बी अलाउड टू ओवरराइड पब्लिक सेफ्टी, ये उन्होंने ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी। इस तरह से राज्य सरकार ने, मैं कहूंगा, जो एफिडेविट फाइल किया था या जो जवाब दिया था उससे नाखुश होकर, या जो बात वहां पर रखी गई थी उससे नाखुश होकर हाईकोर्ट ने रोक लगाती थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया, हमने कहा हम स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करेंगे। फिर किसी ने राज्य सरकार को, जो समझदार व्यक्ति मैं मानूंगा, उन्होंने कहा साहब आपको सुप्रीम कोर्ट फिर कहेगा आप वापस हाईकोर्ट के पास जाइए, वही आपको रास्ता सुझाएंगे। तो उन्होंने अपनी एसएलपी वापस ली और उसके बाद दोबारा हाईकोर्ट का रुख किया और आज उसमें फैसला आ गया है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो कोर्ट में किरकिरी होती है, यह जरूरी नहीं कि उसके लिए आप कह दें कि यह जुडिशियल ओवररीच है। दरअसल हमारी तैयारियां नाकाफी होती हैं और वहां हम एक्सपोज हो जाते हैं, इसलिए हाई कोर्ट की टफ तल्ख टिप्पणी हमारे ऊपर आती है। अब सवाल आता है कि साहब जो हमारे चार धाम हैं इसमें यात्रा से, मसलन अगर हम देखें 2019 में तकरीबन 30 लाख के आसपास हमारे यहाँ दर्शनार्थी आए थे, और उसके बाद आप जानते हैं कि 2020, 2021 ये 2 ऐसे साल गए हैं जिसमें कोई यात्रा नहीं हो पाई। अब यात्रा शुरू हो रही है तो सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी। पहली, लोगों की सेफ्टी की चुनौती होगी। कोविड से सेफ्टी तो करनी ही है,
आपको एसओपी का कंप्लायंस भी करवाना है, लेकिन साथ ही साथ जो लैंडस्लाइड हुए हैं कम से कम ऑल वेदर रोड में, वो लैंडस्लाइड कहीं लोगों की जान में आफत ना डाल दे, वो कहीं मुश्किल ना करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कम से कम अब बरसात ना हो, तो ताकि वो जो लैंडस्लाइड का डर लगातार, बोल्डर गिरने का डर लगातार बना रहता है, वो कम से कम हो, क्योंकि वो भी अपने आप में खतरा है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दीपक भास्कर जी का, विवेक प्रकाश जी का, राजेंद्र नेगी जी का, दीपक कुमार जी का, विजय नेगी जी का, कुलदीप सिंह जी का, अरविंद कोहली जी का, कि आप सब लोग इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ चार धाम का बड़ा महत्व है। हम सब जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड की पहचान भी इसीलिए है कि हम चार धाम यात्रा हमारे यहाँ पर हर साल होती है, और तकरीबन 1200 करोड़ के आसपास तो राज्य सरकार को मिलता है। इसके अलावा बड़ी आबादी, मतलब मैं कहूँगा लाखों की संख्या में जो हमारी आबादी है, वो प्रत्यक्ष तौर पर इस चार धाम यात्रा पर निर्भर करती है। अब आप सोचिए, 2 साल तक अगर चार धाम यात्रा नहीं हो रही हो तो इन लोगों की आजीविका के ऊपर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा था। इन्होंने कैसे अपनी व्यवस्थाएं की होंगी। हालांकि राज्य सरकार ने 200 करोड़ का पैकेज दिया है टूरिज्म सेक्टर को, उससे थोड़ा राहत तो मिली होगी, लेकिन जो उनकी आजीविका चलती थी, या जितने भी लोगों का मैंने पहले भी जिक्र किया, चाहे वो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, या टूर्स हैं, या गाइड्स हैं, या ढाबे वाले हैं, या होटल्स वाले हैं, या सफाई कर्मी हैं, या पालकी वाले हैं, घोड़ा खच्चर वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, हक हकूकदारी हैं, आसपास के लोग, वहाँ पर महिलाएं जो हैं चौलाई के लड्डू बनाकर लाती थी, उनका महिलाओं की आजीविका का था। जो वहाँ पर के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो ILSP से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर लड्डू बेचा करते थे, उनकी आजीविका इससे चलती थी। कुल मिलाकर जो आपकी लोकल इकोनॉमी है, कम से कम जो चार धाम यात्रा का रूट है, या मैं जिन 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूं, उसमें इस यात्रा का बहुत इंपॉर्टेंट, यहां तक कि आप हरिद्वार की बात कर लें, ऋषिकेश की बात कर लें, यहां से जब हम पूरा जाते हैं, चाहे आपका टिहरी है, आपका पौड़ी है, आपका उत्तरकाशी है, आपका रुद्रप्रयाग है, आपका चमोली है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं ये चार धाम यात्रा के बंद होने से प्रभावित हो रहे थे, और लोग बड़े परेशान थे। तो एक तरफ सरकार के ऊपर पॉलिटिकल दबाव था, दूसरी तरफ हक हकूकधारियों का दबाव था, तीसरी तरफ जो लोगों की आजीविका से प्रभावित हो रही थी उनका दबाव था। तो सरकार चौतरफा घिरी हुई थी और एक जबरदस्त दबाव में थी। लेकिन आखिरकार आज हाईकोर्ट से राहत मिली है। जाहिर तौर पर राज्य सरकार ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन बहुत ध्यान से, और जैसा कि कॉम्प्लायंस की बात बार बार आ रही है, उस पर राज्य सरकार को बहुत ध्यान देना होगा कि साहब हम कॉम्प्लायंस को हर स्थिति में कराएं, ताकि हमारे ऊपर कल के दिन कोई जाके PIL ना डाल दे और हाईकोर्ट से कहे साहब देखिए कि जो आपने कहा था, या जो प्रॉमिस यहां पर राज्य सरकार ने की थी कि साहब हम कॉम्प्लायंस फॉलो करेंगे, हम स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाएंगे, हम SOP का पालन करेंगे, वो चार धाम यात्रा में नहीं हो रही है। तो सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब सरकार ये चांस नहीं लेना चाहेगी कि आने वाले दिनों में किसी भी कारण से ये यात्रा रुकें। क्योंकि एक अच्छी खबर जो आज मैं पढ़ रहा था कि माउंटेनियरिंग से जुड़े विदेशी लोग जो हैं उनका आना शुरू हो गया है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो धीरे धीरे अब पेस में आ रहा है, यानी अपनी गति पकड़ रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी आबादी, मैं कहूँगा गांव से लेके पूरी बेल्ट जो है वो टूरिज्म सेक्टर पे निर्भर करती है, और उसका एक बड़ा पार्ट जो है हमारी चार धाम यात्रा है। तो काफ़ी सारे लोग इस वक्त हमारे साथ और जुड़ गए, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। बिष्ट भीम भवेश जी, महेंद्र रावत जी, जयवीर सिंह नेगी जी, उमेश त्रिपाठी जी, विक्की भंडारी जी, रावत जी, भोला भंडारी जी, और रविंद्र बंसवाल जी। दर्शन टमटा जी का कहना है कि माननीय न्यायालय के फैसले को मानना चाहिए क्योंकि कोविड का खतरा, बिल्कुल कोविड का खतरा भी टला नहीं है। आज भी अगर जो आंकड़े आए हैं वो 30,000 के आसपास हैं। हालांकि उसमें से ज़्यादातर जो आंकड़े हैं वो केरल से आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें सबको अलर्ट रहना होगा, और खासकर जो लोग यात्रियों के संपर्क में आएंगे उनको कोविड जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो 2 गज की दूरी है, मास्क है या सैनिटाइजर है, वो सबका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारी जरा सी लापरवाही हमें फिर से मुश्किल में डाल देगी। अब ये उत्तराखंड के लोगों के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो सरकार के साथ दे, क्योंकि सरकार हर स्थिति में कॉम्प्लायंस नहीं करा सकती है। होटल्स में, ढाबों में, गाड़ियों में कॉम्प्लायंस कराना एक तरह से नामुमकिन है। तो
तो ऐसे में अगर लोग सतर्क हो जाएंगे, लोग प्रोएक्टिवली होकर दूसरे लोगों को भी कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने की हिदायत देंगे, सतर्क करेंगे, तो ये जो चारधाम यात्रा में अभी जो कैप लगा है, जो मैंने कहा कि बद्रीनाथ में 1200, आपके केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 लोगों की, मतलब इतने यात्री प्रतिदिन जा सकते हैं। तो धीरे धीरे इस रिस्ट्रिक्शन को भी हाईकोर्ट हटा सकता है, क्योंकि जाहिर है हमें दोबारा हाईकोर्ट का रुख करना होगा कि साहब देखिए, अभी तक हमने जो आपने कहा था उस दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन किया, लेकिन अब आप ये जो रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाई हैं, जो कैप आपने दर्शनार्थियों पे लगाया है, उसे कम कर दीजिए। तो इस तरह से ये आज राज्य सरकार के लिए मैं कहूँगा एक राहत बड़ी खबर है। और दूसरा, हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है और खासकर स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उसको भी कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। राजेश बिष्ट जी, रविंद्र बंसवाल जी, पंकज बिष्ट जी, आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, और आप लोगों के सुझाव भी मैं चाहूँगा। और कम से कम जो लोग चारधाम यात्रा में हैं, मैं उनसे ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप लोगों के कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कोविड के मामले आते हैं तो फिर से हमें उन्हीं रिस्ट्रिक्शन पे जाना होगा। वो रिस्ट्रिक्शन ना लगे, आपका व्यापार पे असर ना पड़े, आपकी आजीविका पे असर ना पड़े, आपके ऊपर जिम्मा होगा कि आप खुद भी कोविड गाइडलाइन यानी कोविड के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी कोविड के नियमों का पालन कराएं। ये बहुत हद तक आपके ऊपर निर्भर होगा। बिल्कुल, किशोर सिंह जी कह रहे हैं कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक सबक जो मुझे लगता है कि सरकार और उसके डिपार्टमेंट्स को, कि खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी लेना चाहिए कि साहब जब आप हाई कोर्ट पे जाते हैं, आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूं कि हमारी कमज़ोर तैयारियों की वजह से हमें तल्ख टिप्पणी का सामना करना पड़ता है, और वो जब बातें सार्वजनिक स्थल पे आती है तो सरकार की कमज़ोरी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ये आज से ही नहीं, जो पहले से होता आ रहा है, इसको हमें बदलना चाहिए। और सरकार के जो वहाँ पर प्रतिनिधि हैं, खासकर हमारे लॉयर्स हैं, उनको भी पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम पूरे दमखम के साथ अपनी बात नहीं रख पाते, और वो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ जाती है। और वो खिलाफ जाती क्या है? वो सरकार के खिलाफ नहीं जाती है, उसका सीधा प्रभाव आम आदमी पे पड़ता है। आप सोचिए, इतनी बड़ी आबादी चारधाम यात्रा पे निर्भर करती है और 2 साल से ज़्यादा हो गया हो, यात्रा नहीं चल पा रही हो। आप सोचिए उन लोगों की आजीविका पे कितना असर पड़ा होगा, कैसे उन्होंने ये दिन काटे होंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। यानी कदम कहीं से भी उठ रहे हों, उसका सीधा असर हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों पे पड़ रहा है। तो चारधाम यात्रा को सुरक्षित रखना, कोविड गाइडलाइंस का कॉम्प्लायंस कराना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी। और साथ ही साथ हमें आने वाले समय में कुछ बदलाव भी करने होंगे। खासकर हमने देखा कि देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद उसका भारी विरोध हुआ। जो हमारा पंडा समाज है, जो हमारे वहाँ पर पूजा करते हैं, जो हक हकूकदारी है, उन्होंने बड़ी नाराज़गी जताई, और अब जाके बीच का रास्ता निकालने की बात हुई है। हालांकि इस पे आगे गतिरोध बना रहेगा, अभी तक गतिरोध समाप्त नहीं हुआ, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही है। और एक प्रश्न और भी सामने आ रहा है कि बाकी जो श्राइन बोर्ड्स हैं, उनके मुकाबले जो उत्तराखंड की आय है वो बहुत कम होती है। और साथ ही साथ जो आने वाले समय में एक बात का हमें और ध्यान देना होगा, क्योंकि आज तो कोविड की वजह से हमने लिमिटेड लोग दर्शनार्थियों को अलाउ करने की बात की है, लेकिन जैसे जैसे हमारा रूट तैयार हो जाएगा और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो हमारे पास भारी भरकम संख्या में लोग चारधाम की दर्शन के लिए आएंगे। ऐसे में हमें वो सारी व्यवस्थाएं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आज आपके रोड्स बन गए हैं, कल आपकी ट्रेन पहुंच जाएगी कर्णप्रयाग तक 2024-25 में। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान देना होगा कि हम 2013 की उस आपदा को नहीं भुला सकते, क्योंकि उस आपदा के आने के बाद हमने देखा कि पूरा परिवर्तन हो गया था। परिवर्तन का मतलब लोगों ने आना बंद कर दिया था, एक इनसिक्योरिटी का भाव आ गया था। जैसे जैसे हम उस इनसिक्योरिटी के भाव से बाहर लेकर आए अपने प्रदेश को, फिर कोविड ने कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को पीछे धकेल दिया है। अब ज़रूरत है कि कोविड की 3rd वेव से बाहर निकलते हुए, बचते हुए और सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमें
आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारी इकोनॉमी आज भी 4 से 4.5% के आसपास ग्रो कर रही है, जो कि एक बहुत ही, मैं कहूँगा आज के हालात में ठीक है, लेकिन एक निराशाजनक प्रदर्शन है, खासकर उत्तराखंड के लिए जो 15% के आसपास, 14% के आसपास पे ग्रो करता था एक समय पे। इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी चारधाम यात्रा सुरक्षित हो। चंद्र सिंह नेगी जी, बद्री प्रसाद उनियाल जी, सारिका डबराल जी ने कहा है, सारिका डबराल जी ने, कि लोगों को सतर्क और ईमानदारी से काम लेना चाहिए क्योंकि रोजगार भी ज़रूरी है। दूसरी लहर से उत्तराखंड बहुत प्रभावित हुआ था, अभी लोग उबर भी नहीं पाए हैं, बहुत सजगता से काम करना पड़ेगा। यानी हर कोई यही बात कह रहा है कि साहब अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। पुलिस या डिपार्टमेंट्स कितने कॉम्प्लाइंस करा सकता है, हमें इन कॉम्प्लाइंस को कराने में प्रशासन की मदद करनी होगी, हमें ये जिम्मेदारी उठानी होगी। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी यात्रा को आगे भी ले जा सकते हैं और आने वाले दिनों में ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, ये रिस्ट्रिक्शन से भी बाहर हम आ सकते हैं। तो आज जो फैसला आया है उससे राहत भरी उम्मीद है, लेकिन धीरे धीरे हमें टूरिज्म सेक्टर की ओर भी फोकस करना होगा, हमें स्पिरिचुअल टूरिज्म सेक्टर की ओर भी फोकस करना होगा। हमें जो वेलनेस का जो हमारा मैं कहूँगा जो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है हमारा वेलनेस, उस पर हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। हमें इको टूरिज्म में, नेचर टूरिज्म पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इन सब के ज़रिए, क्योंकि आने वाले समय में खासकर एडवेंचर टूरिज्म की अगर आप बात करें, इस सेक्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में हमें ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना है, ज़्यादा लोगों को रोज़गार से जोड़ना है, ज़्यादा आमदनी अर्जित करनी है। राज्य सरकार के पास ज़्यादा राजस्व आए, इस ओर भी ध्यान देना है। मंदिरों के आसपास एक बुनियादी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। मोबाइल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पे भी बहुत तेज़ी से ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सब को करने के बाद हम एक सुरक्षित जो चारधाम यात्रा है उसको आगे ले जा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर, जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, और देश दुनिया से जो लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे चारधाम के दर्शन के लिए। बल्कि मेरे पास कल ही एक फ़ोन आया था, उनका कहना था कि क्या आएगा। मैंने कहा जो भी होगा 1-2 दिन में हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अच्छी खबर यह है कि हाईकोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर लगाई हैं, लेकिन अलाउ कर दिया है चारधाम यात्रा के लिए। तो उन लोगों के लिए भी जो भोले के भक्त हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, माँ गंगा के भक्त हैं, माँ यमुना के भक्त हैं, उनके लिए एक ज़रूर राहत भरी खबर है। आप सब लोगों से मैं एक और बात यहाँ पर करना चाहूँगा कि हम हर रोज़ 5 बजे देवभूमि की बात पर इस तरह के विषयों पर अपनी चर्चा को केंद्रित करते हैं। हम उन विषयों को केंद्रित करते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं, यानी बड़े पैमाने पे आप लोगों को प्रभावित करते हैं या आप लोगों से जुड़े होते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि राजनीतिक तू-तू मैं-मैं से बाहर निकलकर हम ऐसे मुद्दों को लेकर आएँ जो आम जनमानस को सीधे प्रभावित करते हैं। और आप जानते हैं पिछले कई दिनों से हम लगातार जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं हम उनको उठा रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। हमारी आगे भी कोशिश रहेगी हम इस तरह के मुद्दों पर आप लोगों से बातचीत करें, आप लोगों से बात करें। अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं तो ये, क्योंकि एक ओपन फोरम है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं, कोई राय देना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों ने, जो अच्छी बात मुझे लगी, हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों ने कहा कि साहब अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोविड नियमों का पालन करेंगे, कंप्लायंस कराएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो तीसरी वेव है उससे हम अपने राज्य को बहुत हद तक बचा सकें। क्योंकि अब अगर रिस्ट्रिक्शन लगती हैं तो हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन ना लगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं कहूँगा वो उत्तराखंडियों के कंधों पर है। आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि हम इसी तरह से आपस में जुड़ते रहें, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। देवभूमि के बात को लेकर मैं आप लोगों के रिएक्शन चाहूँगा, आप लोग क्या सोचते हैं। और मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहता हूँ, जैसा मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, आप तय करिए कि हम कौन सा विषय लें। अगर आप चाहते हैं कि हम उस विषय पर चर्चा करें या अमुक विषय पर चर्चा करें, मुझे बड़ी खुशी होगी
उस अमुक विषय पर चर्चा करने के लिए। आप अपने सुझाव हमें फेसबुक के माध्यम से दे सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास मेरे फ़ोन नंबर हैं, आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप उससे क्या होगा कि हर चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन आप लोग अगर हमें सलाह देंगे, आप लोग अगर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तो हम जो हमारा मनोरथ है कि साहब एक समृद्ध और खुशहाल उत्तराखंड बनाने में हम क्या एक रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं, उसको हम निभा पाएंगे। धन्यवाद रमेश भट्ट जी, ढेर सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं हमेशा फेसबुक में देखता रहता हूँ, जय उत्तराखंड, जय भोलेनाथ। तो मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमारे यहाँ केदारनाथ के बारे में तो कहा जाता है हिमालय तो केदारम, यानी जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं उसमें सबसे अद्भुत बात यही कही गई है कि स्वराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यांग महाकालो ओम शंकराम मलेश्वरं परलयांग वैद्यनाथं च डांकनिया भीम शंकरम सेतुबंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाणिश्यांग तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुष्मेशं च शिमाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातो पठे नरो सत्वजन्मम कृतं पापम स्पृणेन्यशति। यानी अगर आप भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ, माँ गंगोत्री, यमुनोत्री के नाम लेने यानी उच्चारण मात्र से आपके सत्व जन्मों के 7 जन्मों से आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऐसी दैवी शक्ति हमारे उत्तराखंड में है। इसलिए जो भी 4 धाम यात्री आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, नियम हैं या जो गाइडलाइंस हैं उसको अच्छी तरह पढ़ लें। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी। और अब तो क्योंकि लाइव दर्शन होने लग गए हैं 4 धाम के, ये व्यवस्था भी हो गई है। आप ऑनलाइन प्रसाद बुक करा सकते हैं, अपनी पूजा की बुकिंग कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था देवस्थानम बोर्ड आपको दे रहा है। इसका लाभ भी आप देवस्थानम बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां जाकर उठा सकते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और हमेशा की तरह कल हम फिर एक बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, अगर कोई बड़ा टॉपिक नहीं रहा तो कल का हमारा एक और दिलचस्प जो चर्चा है वो गैरसैंण पे होने जा रही है कि गैरसैंण से को गैर क्यों हम कर रहे हैं। कभी गैरसैंण बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है, कभी गैरसैंण की कोई चर्चा नहीं होती है। हमने कितना गैरसैंण को समर कैपिटल बनाना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, आने वाले 10 साल में वहां 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी बातें सुनी थी। बट वो कदम कितने आगे बढ़ रहे हैं, कल इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे एक मेहमान के साथ। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि की बात देखने के लिए।